हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट फॉर एड्जॉर्प्शन, जो कि लेक्चर 3 है इस सीरीज़ का। एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट फॉर एड्जॉर्प्शन। पहले हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टिंग स्पीशीज और रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें रिएक्टेंट्स को देनी ही देनी है, वो उसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते, उसके बिना जो है रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगी। इट इज़ डिनोटेड बाय ईए, और यूजुअली हम इसको मेजर करते हैं जूल्स में, किलो जूल पर मोल में और किलो कैलोरीज पर मोल में। एक्टिवेशन एनर्जी का अगर हम ग्राफ देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की और पोटेंशियल एनर्जी है प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट्स को जब प्रोडक्ट्स में चेंज होना है तो इससे ये वाला एनर्जी बैरियर जो है क्रॉस करना है, जहाँ पे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, जिसे थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है, तब जाके वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे। वो एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें रिएक्टेंट्स को देनी है फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये वाली इतनी सी ये एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करनी ही करनी है। इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। और इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट हम एड्जॉर्प्शन की अगर बात करें इस कंसेप्ट को लेके, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो हमें पता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये एक सरफेस है, तो सरफेस पे जो गैशियस पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे तो उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बनने वाला नहीं है, कोई केमिकल कंपाउंड वहाँ पे बनेगा नहीं। तो इसीलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई हमें रिएक्शन तो प्रोसीड करवानी नहीं है, सिर्फ जो है हमारा जो है वहाँ पे फिजिकल इंट्रैक्शन हो रही है, फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से जो है मॉलिक्यूल्स आके जो है सरफेस पे रिटेन हो रहे हैं। बट इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं सरफेस और जो गैशियस पार्टिकल्स यहाँ पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पे, इनके बीच में जो है केमिकल बॉन्ड बनता है। इसलिए जो है हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नए कंपाउंड बनने मीन्स रिएक्टेंट्स जो है लेयर वाली जो लेयर पे सरफेस पे जो एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? एड्जॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं लेयर पे, ये बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? जो एड्जॉर्बेट जो है आके बैठेगा। इसलिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछ भी सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में नीडेड है या नहीं है, या केमिकल एड्जॉर्प्शन में उसकी ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता क्या है, क्योंकि ये टर्म जो है बार बार यूज होगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम कैसे लिखते हैं? एक्स अपॉन एम से लिखते हैं हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और इसमें एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, और एम क्या है? हमारा मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। मीन्स इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब ऑन 1 ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। 1 ग्राम ऑफ, अगर हमने ये 1 ग्राम जो है एड्जॉर्बेंट हमने लिया है 1 ग्राम, इस पे कितनी गैस जो है आके एड्जॉर्ब हो सकती है? जितनी गैस इस पे आके एड्जॉर्ब होगी उसको हम बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब ऑन 1 ग्राम ऑफ या यूनिट ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट पे कितनी गैस एड्जॉर्ब होगी। और ये वाला जो कंसेप्ट है, 2-4 स्टार लगा लो इसको, में भी पूछ ले कि यूनिट्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के क्या यूनिट्स होंगे। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के क्या यूनिट्स होंगे, मीन एक्स अपॉन एम के क्या यूनिट होते हैं? तो ये यूनिट लेस होता है,
ये याद रखना। मे बी ऐसे पूछ ले कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम और यूनिट्स दिए हों किलो जूल या केजी पर मीटर क्यूब या केजी पर मीटर या नन ऑफ द अबव लिखा हो या यूनिटलेस लिखा हो, तो ये यूनिटलेस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये फैक्टर्स में पहले हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले नेचर एंड द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर और सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट की जो नेचर है और उसके सरफेस एरिया से जो है एड्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इसे हम कैसे देखेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सेम गैस इज एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट सॉलिड एट द सेम टेम्परेचर। हमने गैस सेम ली है, ये मैंने एक ही कलर से दिखाई है दो केस में, कि अगर हम सेम गैस भी ले लें, ये तो हमें पता है ना कि एड्जॉर्प्शन होगा ही होगा। फिजिकल एड्जॉर्ब, अगर कोई सरफेस है तो उस पर आके कोई भी गैस जो है एड्जॉर्ब हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि कोई गैस जो है उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, और कोई गैस जो है कम होगी। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है हर कोई गैस जो है एड्जॉर्ब होगी। अगर हम सेम गैस ले लेते हैं, हम नेचर स्टडी कर रहे हैं एड्जॉर्बेंट की अभी। तो सेम गैस अगर हमने ली है, सेम गैस, लेकिन हमने एड्जॉर्बेंट डिफरेंट लिए हुए हैं, एड्जॉर्बेंट हमने डिफरेंट लिए हैं, तो इस केस में क्या होगा कि एड्जॉर्बेंट सेम है लेकिन एड्जॉर्बेंट क्या है, डिफरेंट। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी जो होगी वो डिफरेंट होगी। चाहे हम गैस सेम ले लें या एड्जॉर्बेंट सेम ले लें, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिफरेंट दोनों केसेस में होगी। तो इस केस में क्या है, सेम गैस ली हुई है, क्योंकि हम नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट मीन्स एड्जॉर्बेंट हमने डिफरेंट ले लिया, गैस सेम ले ली, तब भी जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, नेचर हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम सरफेस एरिया। कि सरफेस एरिया से जो है एड्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया के अगर हम उसे इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसे हम कैसे समझेंगे, हमने कोई एड्जॉर्बेंट ले लिया, अब इसका सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं। इसका सरफेस एरिया हम कैसे बढ़ाएंगे कि एड्जॉर्बेंट को हम ब्रेक करेंगे, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में ले लेंगे, तो उससे उसका सरफेस एरिया जो बढ़ जाएगा। तो जब वो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो हम देखेंगे। ये हमने कोई एड्जॉर्बेंट ले लिया, इस एड्जॉर्बेंट पे इसकी हमने चार साइडें मान ली। हम ये मान के चलते हैं कि इस वाली साइड पे इसकी एक्टिव साइड्स, मीन्स एक्टिव साइड्स कौन सी साइड्स हैं, जहाँ पे गैशियस पार्टिकल्स या गैशियस मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब होंगे, मीन्स एड्जॉर्ब साइड्स या एक्टिव साइड्स। इस साइड 10 हैं, इस साइड भी 10 साइड्स हैं, इस साइड भी 4 साइड्स हैं, इस साइड 4 साइड्स। तो टोटल एक्टिव साइड्स हमारे पास कितनी है, एड्जॉर्प्शन साइड्स 28 इस केस में। इसी को अगर हम तोड़ दें, इसके दो हिस्से कर लें, मीन्स पाउडर फॉर्म में अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें, तो इस साइड्स जो है एक्टिव साइड्स 5 हो जाएंगी और इधर भी 5, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, क्योंकि इसके हमने दो पीस किए, तो ये टोटल 10 और 10, ठीक है। इस साइड 5 5 5 और 5। तो इस साइड एक्टिव साइड्स 4 होंगी, इस साइड भी एक्टिव साइड्स 4, इस साइड एक्टिव साइड 4 और इस साइड एक्टिव साइड्स 4। हमारे पास कौन सी एक्टिव वाली एक्टिव साइड्स बढ़ गई, ये वाली, क्योंकि इसे हमने ब्रेक कर दिया, मीन्स हमारे पास ये वाली 8 एक्टिव साइड्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई। तो टोटल एक्टिव साइड्स कितनी हो जाएंगी, 36। तो हमें पता चला कि सरफेस एरिया जब हम बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जो है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज होंगी, उसकी वजह से जो है सरफेस एरिया बढ़ने से एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम नेचर ऑफ गैस। पहले हमने नेचर एंड द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट देख लिया, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में क्या है, अब हम एड्जॉर्बेंट सेम ले रहे हैं,
हमने यहाँ पे एड्जॉर्बेंट सेम लिए हुए, लेकिन हमने गैस जो है डिफरेंट लिया, वो जिसे मैंने डिफरेंट कलर से भी दिखाया। एड्जॉर्बेंट सेम है, तब भी जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। चाहे हम एड्जॉर्बेट या एड्जॉर्बेंट डिफरेंट ले लें तो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होगा। इसमें क्या है पॉइंट, ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब कुछ गैसेस के नेचर की बात हो रही है, तो ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस गैस में जो है उस गैस की एड्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा होगी एड्जॉर्बेंट पे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, पहले क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं हम कि क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, टर्म आई है तो पढ़ लेते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर अबोव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर वी में अप्लाई, और इसे डिनोट करते हैं किससे, टी सी से। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से ऊपर जो है गैस जो है लिक्विड नहीं हो सकती है। क्यों, ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, हम किसी गैस को लिक्विड कैसे बनाते हैं, ये हमें पता है कि ये अगर गैस है तो गैस में जो गैशियस पार्टिकल हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है गैस के केस में। लेकिन लिक्विड के केस में जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम इस डिस्टेंस को कम करें, गैस के केस में जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं इनके डिस्टेंस को हम कम करें, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करें और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें, तो गैस जो है हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि गैस के बीच के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर हम उस डिस्टेंस को कम करें, और कितना कम करें कि लिक्विड के पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है या मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस है वहाँ पे ले आएँ, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करके या टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके। ये दो कंडीशन करके जो है हम एक गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में। तो वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे जिससे ऊपर हम जितना भी प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई गैस जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है, सेल्सियस पे जो है लिक्विड बन जाती है, और अगर हम टेम्परेचर 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड करें और प्रेशर जो है चाहे जितना भी जो है अप्लाई करें उस पर, तो वो गैस जो है लिक्विड नहीं बनेगी। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। उस गैस को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। डिनोटेड बाय TC। In other words, a gas which is more easily liquefiable is more readily adsorbed। जो गैस जो है जिसकी टेंडेंसी लिक्विफिकेशन की जितनी ज़्यादा होगी, वो गैस जो है उतनी जल्दी से या उतनी ही ज़्यादा जो है एड्सॉर्ब हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कुछ गैसेस ली हुई है और उनका कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर में भी पूछ सकते हैं कि कोई एक दो गैसें दी हो और बोलो भाई कौन सी गैस जो है ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी। हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33, नाइट्रोजन ली हुई है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 126, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 134, मीथेन है CH4 इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हमारे पास 190, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 304 क्रिटिकल टेम्परेचर है, HCl गैस है हमारे पास
324 है। अमोनिया गैस है हमारे पास 406 इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारे पास 430। तो हमने अभी पढ़ा कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज़्यादा होगी। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस गैस का ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इस गैस का ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। और अगर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि एड्जॉर्प्शन भी जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उस गैस का बढ़ जाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज कर रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ऐसे इधर के लिए इंक्रीज कर रहा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज़्यादा ही होगा। तो भी ऐसे ही इन गैसेस के लिए जो है ये सीक्वेंस रहेगा तो एड्जॉर्प्शन भी इन गैसेस के लिए जो है ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब कौन सी गैस होगी, SO2। और सबसे कम जो है गैस कौन सी एड्जॉर्ब होगी, हाइड्रोजन। सबसे कम जो है गैस कौन सी एड्जॉर्ब होगी, हाइड्रोजन। और सबसे ज़्यादा गैस कौन सी एड्जॉर्ब होगी, SO2। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मे बी क्वेश्चन आ जाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा हमारी एड्जॉर्प्शन पे। हमने जैसे पढ़ा भी है कि एड्जॉर्प्शन के ये सरफेस हमने ले ली और इस पे गैशियस पार्टिकल आके जो है एड्जॉर्ब हो गए। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैशियस पार्टिकल्स की जो है इंक्रीज हो जाएगी। जो ही वो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ये गैशियस पार्टिकल्स के अंदर जो है ये मोमेंट ज़्यादा जो है शो करने लगेंगे, इनका मोशन जो है इंक्रीज हो जाएगा और ये सरफेस को छोड़ के जो है डिसॉर्प्शन हो जाएगी इनकी, ये सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा एड्जॉर्प्शन कम हो रहा है, एड्जॉर्प्शन कम हो रही है लेकिन डिसॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो डिसॉर्प्शन है हमारी, डिसॉर्प्शन क्या हो रही है, डिसॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन ये नहीं पूछा। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिसॉर्प्शन पूछ लिया कि भाई डिसॉर्प्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एज वी नो दैट एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये तो हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि जो गैशियस पार्टिकल जो ही सरफेस पे आएंगे तो सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी और वो सरफेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है निकलेगी। तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, उसी हीट को हम कहते हैं। अब ये गैशियस पार्टिकल्स हैं, फ्री गैशियस पार्टिकल्स, ये सरफेस है, ये हमने इक्वेशन एक ले ली, जनरल इक्वेशन, गैस G + S क्या दे रहा हमें, GS। ये फ्री गैशियस पार्टिकल्स हैं जो हमारे एड्जॉर्बेट हैं, ये सरफेस है जो हमारा एड्जॉर्बेंट है। और ये GS क्या बन गया कि एड्जॉर्प्शन हो गई, मीन्स एड्जॉर्ब गैशियस पार्टिकल्स, जो गैस जो है एड्जॉर्ब हो रही है। कि ये क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन, ये रेट कांस्टेंट है एड्जॉर्प्शन के लिए। कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो क्या एड्जॉर्प्शन हो रहा है। और बैकवर्ड KD क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन, मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड ये गैशियस पार्टिकल, ये गैस के पार्टिकल सरफेस पे आके जो है बैठ के तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। और यही जो एड्जॉर्ब गैशियस पार्टिकल्स हैं ये वापस चलेंगे, मीन्स सरफेस पे जो गैस एड्जॉर्ब हो गई थी वो गैस जो है सरफेस को छोड़ के चली गई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसऑर्प्शन। उसके लिए हमने ये एरो यहाँ के लिए दिखाया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन।
इक्विलिब्रियम कहाँ के लिए शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन कौन सी है हमारी? डिसऑर्प्शन। ये एडसॉर्प्शन है, ये डिसऑर्प्शन है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ के लिए हो रहा है हमारा? इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो रहा है कहाँ के लिए? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिसऑर्प्शन। मीन्स अगर हम किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये वो रिएक्शन है जो पहले ही जो है हीट इवॉल्व करेगी, उस रिएक्शन को हम यहाँ से ओवर टेम्परेचर दे रहे हैं, ओवर हीट दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास डिसऑर्प्शन हो रहा है। मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है डिसऑर्प्शन जो है इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा? कंक्लूजन अगर हम देख लें तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है? डिक्रीज। इंक्रीज इन टेम्परेचर से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है। लेकिन इंक्रीज इन टेम्परेचर से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन टेम्परेचर से डिसऑर्प्शन जो है इंक्रीज हो रही है। यह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये देख, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मीन्स कि कितने मोल ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ गैस जो है एब्जॉर्ब हो रहा है एक 1 यूनिट ऑफ मास पे, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डिसऑर्प्शन क्या होगा? डिसऑर्प्शन क्या हो जाएगा? डिसऑर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा? एड्सॉर्प्शन जो है का प्रोसेस डिक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये तो हमने इन जनरल केस में पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है एड्सॉर्प्शन पे। अब हम फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन पे अलग अलग से पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है डिक्रीज करेगी, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करेगी जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हमने ग्राफ बनाया, इस कोऑर्डिनेट पे हमने x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिया, और यहाँ के लिए हमने टेम्परेचर लिया। हम जो ही जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर रखो 10 डिग्री है, यहाँ पे आके जो है यहाँ पे 20 रखो, यहाँ पे 40 डिग्री हो गया। जो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुई थी वो अगर यहाँ पे ये मान के चलो 2 ग्राम था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो 6 ग्राम कब है? जब टेम्परेचर जो है हमारा 10 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जाके जब टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया तो कितनी गैस एड्सॉर्ब रही हमारे पास? लगभग 2 ग्राम। तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर जो हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है कम हो रहा है। गैस की जो एड्सॉर्प्शन हो रही है सरफेस पे वो कम हो रही है। तो ग्राफ इस किस्म का बनेगा। मे भी ग्राफ दे दे और बोले कि बोलो भाई ये ग्राफ जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, या ऐसे ही पूछ ले कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जो है टेम्परेचर के साथ जो हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? ये वाला बनेगा या कुछ और दे देगा? तो हमने ये देखना है, क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है डिक्रीज होता है। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा? जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, पहले जो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा अप टू सम एक्सटेंट। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वहाँ के बाद जो है फिर एड्सॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगी। अब ये स्टार्टिंग में बढ़ रही है। स्टार्टिंग में बढ़ने का क्या रीज़न है कि ये वाला जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है जहाँ पे एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है, उसका कंडीशन ये है कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत थी, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत थी।
एक्टिवेशन एनर्जी, हमें इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत थी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। और जब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर टेम्परेचर मिल गया, उसके बराबर हीट मिल गई, उतनी सी एनर्जी मिल गई, तो उसके बाद अगर हम हीट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्राफ जो है किस किस्म का बनेगा, इस किस्म का, ये हमने प्लॉट किया है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर के बीच। और कंडीशन क्या है हमारी फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो इनिशियली जो है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन कब तक, जब तक जो है वो थ्रेशहोल्ड बैरियर जो है हम क्रॉस कर चुके होंगे। जो ही हम थ्रेशहोल्ड बैरियर को ओवरकम करेंगे उसके बाद जो है हमारी एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, हमें पता है कि प्रेशर के इंक्रीज करने से जो है एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन भी जो है इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। वही इक्वेशन हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर देयर इज लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। इक्विलिब्रियम कहाँ के लिए शिफ्ट करेगा, जहाँ के लिए लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। अब लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्प्शन से पहले थे या बाद में, ये सरफेस है, और अब एड्जॉर्प्शन हो गई, ये गैसियस मॉलिक्यूल जो है एड्जॉर्ब हो गए। अब किस केस में जो है हमारे पास लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल किस केस में रहे, एड्जॉर्प्शन के केस में, कि एड्जॉर्प्शन हो गई। तो ये वाला इक्विलिब्रियम जो है, ये इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, जिस केस में एड्जॉर्प्शन, ये एड्जॉर्प्शन वाला केस है, और यहाँ के लिए जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, मीन्स इंक्रीज इन प्रेशर जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम जो है किस साइड शिफ्ट होगा, जिस साइड लेसर नंबर ऑफ गैसियस, फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो फ्री गैसियस मॉलिक्यूल्स किस साइड लेसर नंबर, किस साइड कम नंबर में है, एड्जॉर्प्शन के केस में, और यहाँ पे तो फ्री मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा है, इसलिए डिसॉर्प्शन जो है का रेट कम होगा। प्रेशर के इंक्रीज होने से, प्रेशर के इंक्रीज होने से एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर के इंक्रीज होने से डिसॉर्प्शन कम होगा। ये भी अप टू सम एक्सटेंट चलेगा, जब हम बाद में देखेंगे कि सैचुरेशन प्रेशर भी एक कंडीशन आती है कि हम जहाँ पे जितना भी प्रेशर फिर अप्लाई करें तो एड्जॉर्प्शन जो है फिर नहीं होगा। लेकिन इन जनरल प्रेशर के इंक्रीज होने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। जो हमने एड्जॉर्बेंट लिया है उसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, उस पर जो है एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। इट मीन्स इंक्रीजिंग द एड्जॉर्बिंग पावर ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो इसे हम कैसे देखेंगे कि एड्जॉर्बिंग पावर जो है एड्जॉर्बेंट की हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, दिस बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। और ये हम किन किन बातों से अचीव कर सकते हैं, हम सरफेस एरिया कैसे जो है बढ़ा सकते हैं किसी एड्जॉर्बेंट का, बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट रफ। हम जो है रफ सरफेस बना के जो है, मीन्स पोरोस सरफेस बना के जो है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। या बाय सब डिवाइडिंग द एड्जॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसेस और इन फाइनली पाउडर्ड फॉर्म। फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में जब हम किसी एड्जॉर्बेंट को लेंगे तो सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा, जो कि हमने पहले भी देखा था कि एक सिंगल पीस लेते हैं तो अगर उसमें जो है साइड्स जो है जो हमने ली थी वो 28 थी, उसके बाद हमने 2 पीस कर लिए
तो साइड्स जो है एक्टिव साइड्स जो है 36 बन गई थी। तो हम जितना पाउडर फॉर्म में जो है एड्जॉर्बेंट को लेंगे तो उसकी एड्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। या बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एड्जॉर्ब। अब एड्जॉर्बेंट पे पहले से अगर कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं तो उसके बाद हम और एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, तो वो साइड्स जो हैं पहले ही जो है वो साइड्स ऑक्यूपाई की हुई हैं, कुछ साइड्स उसमें किसी और गैस ने। तो जो जिस गैस की हम एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं तो उसका एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है कम होगा। और हम कैसे रिमूव कर सकते हैं जो पहले ही गैसेस जो है एड्जॉर्ब हुई हैं किसी सरफेस पे, बाय हीटिंग द एड्जॉर्बेंट। हम उसे काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाके हीट करेंगे तो उससे जो है वो गैसेस जो है निकल जाएंगी, वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट गैसेस हैं उनकी डिजॉर्प्शन हो जाएगी, सरफेस जो है क्लीन हो जाएगी। उसके बाद जो है हम जो गैस एड्जॉर्ब करवाएंगे उसका एक्सटेंट जो है ज़्यादा होगा, मीन उसका रेट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अमाउंट जो है उस उन गैसेस का जो है उस पर सरफेस पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एड्जॉर्प्शन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है एड्जॉर्प्शन कर्व्स। एड्जॉर्प्शन कर्व्स जो है हम एड्जॉर्प्शन के कर्व्स पहले देखते हैं एड्जॉर्प्शन कर्व होता है क्या। द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ गैस जो किसी सरफेस पे एड्जॉर्ब होगी, एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होगी, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर है। और ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफिकल कर्व विच रिप्रेजेंट्स the relation between amount of gas adsorbed by the adsorbent at equilibrium pressure and temperature is called adsorption curve. Adsorption curve क्या है हमारा, relation between amount of gas adsorbed by the adsorbent at equilibrium pressure और temperature, उसे हम बोलेंगे adsorption curve। और adsorption curve हमारे पास जो है कितने कर्व्स होते हैं, एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन कर्व्स है हमारे पास, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोबार और एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेयर। हम जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एड्जॉर्प्शन आइसोबार क्या है और एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेयर क्या है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की अगर हम बात करें तो आइसो मीन्स कांस्टेंट और थर्म क्या है हमारा टेम्परेचर। ये कौन सा कर्व है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि एड्जॉर्प्शन में हम क्या देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये स्टडी करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीन चीज़ें हम देखते हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं। अब कौन सी दो चीज़ें बची हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर। और जो भी ग्राफ बनेगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर का, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। तो अब ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, एक्स अपॉन एम वर्सेस पी, और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम वर्सेस प्रेशर के बीच में जो है ग्राफ बनेगा। तो वो ग्राफ कैसा होगा हमारा, इस किस्म का कि एक्सटेंट ऑफ प्रेशर के बढ़ाने से हमारी एड्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो रही है। ये है हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। में भी ग्राफ दे दे और पूछे कि बोलो ये आइसोथर्म का ग्राफ है, आइसोबार है, या जो है हमारा आइसोस्टेयर है। नेक्स्ट हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार के केस में क्या है, हमने पहले ही देखा कि एक्स अपॉन एम तीन फंक्शन, प्रेशर और टेम्परेचर। आइसोबार क्या होता है, बार होता है प्रेशर, मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं।
प्रेशर को जब कांस्टेंट करें तो ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। तो ये ग्राफ कैसा होगा क्योंकि टेम्परेचर के साथ हमने पहले ही ग्राफ पढ़ा, जिस केस में हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इस किस्म का, मीन्स एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो कि हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पहले पढ़ा। और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि इनिशियली एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है इंक्रीज करेगी अप टू सम एक्सटेंट, कब तक, टू ओवरकम द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। उसके बाद जो है एड्सॉर्प्शन जो है फिर डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं हम एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर। एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर में हम क्या करेंगे, हमने पहले ही देख दिया x/m प्रेशर और टेम्परेचर। अब हम इस चीज़ को, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। तो ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो जो ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बनेगा उसे हम बोलेंगे आइसोस्टेयर। उस ग्राफ को, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेयर। एट कांस्टेंट x/m और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो है ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, लीनियर। अब ये लीनियर क्यों होगा ये हम समझते हैं। हमें पता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मीन्स एड्सॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज। और अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या करेगी, इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पढ़ा, तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज। और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज जब करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज। अब हमने क्या करना है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को कांस्टेंट करना है। हमने x/m जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है इसको कांस्टेंट रखना है। तो जब हम इसे कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर। वो कैसे लीनियर बनेगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। ये यहाँ के लिए चले जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नीचे जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ये बार जो है, लाइन जो है ऊपर जाएगी। तो इसे हम स्ट्रेट कब रखेंगे, जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी जो है इंक्रीज होगा, या प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो हमें इसको क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको जो है कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने क्या बोला कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर पे, तो हमारा ग्राफ क्या बनता है, लीनियर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एड्सॉर्बेंट जो है, एड्सॉर्बेंट पे फाइनाइट या फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होती हैं। इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होती है। तो फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जो होंगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है, इस पे 10 एक्टिव साइट्स हैं। तो 10 एक्टिव साइट्स हैं तो क्या होगा कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैशियस पार्टिकल जो है एड्सॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे एड्सॉर्बेंट पे। और जब सारी की सारी साइट्स जो हैं फिल हो जाएंगी तो उसके बाद हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एड्सॉर्प्शन होगा, नहीं होगा। तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा तो इसलिए जो है ये वाला कर्व नहीं बनता है। तो कर्व कौन सा बनता है हमारा, ये वाला। तो इस कर्व पे वो वाला प्रेशर जहाँ
एड्जॉर्प्शन सारी यहाँ ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है, क्योंकि जितनी भी एड्जॉर्प्शन साइड्स थी सारी ऑक्यूपाई हो गई है एड्जॉर्ब पार्टिकल से, 10 की 10 साइड्स। अगर हम प्रेशर और भी इंक्रीज करें तो वो गैशियस पार्टिकल बैठेंगे कहाँ, कहीं पे भी नहीं, एड्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या हो गई है, ऑक्यूपाई हो गई है, फिलअप हो गई है, क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट की सारी साइड्स जो है ऑक्यूपाई हो गई है एड्जॉर्ब गैशियस पार्टिकल से। तो अगर हम इंक्रीज प्रेशर और भी करें तो हमारे पास जो है एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगी, और उस प्रेशर को, जिस प्रेशर को, वो प्रेशर जहाँ पे सारी की सारी साइड्स जो है ऑक्यूपाई हो गई है, सारी एक्टिव साइड्स जो है फुल हो गई है एड्जॉर्ब गैशियस पार्टिकल से, और वहाँ से अगर हम प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज करें तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन प्रेशर। मीन्स यहाँ पे सैचुरेशन वाली कंडीशन आ गई है, ये वाला प्रेशर जो है हमारा क्या होगा, सैचुरेशन प्रेशर। अगर हम प्रेशर को और भी बढ़ाएं तो एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगी, ये स्ट्रेट लाइन ही कर्व जो है हमारा स्ट्रेट लाइन ही शो करेगा। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। हम 3 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स पढ़ेंगे, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और बैट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके अलावा भी बहुत सारे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है, जैसे टैम्पकिन है, गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, लेकिन ये बेसिक है और इन्हें जो है हमें पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट है, मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हम देखेंगे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की अगर हम बात करें तो फ्रेंडलिच ने एक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थी जो कि टोटली थी एक एम्पिरिकल रिलेशन उसने बताया। आइसोथर्म में क्या होता है, हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को देखते हैं किससे, प्रेशर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वही इसने भी किया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को देखा इसने प्रेशर के साथ कैसे रिलेट करता है। तो क्या आया कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के, प्रेशर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। वो हमने पहले भी देख लिया कि प्रेशर के बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो एक्स क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, एम क्या है, मॉस ऑफ एड्जॉर्बेंट एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, एट प्रेशर पी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, लीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये पीछे वाला ये वाला ग्राफ था ये लीनियर था, ये ग्राफ जो है नहीं बनेगा। होल्ड होल्ड होल्ड, हाँ जी भाई जी, हेलो, वो ये रहा बात समझ रहा हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक। तो क्या है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो वो लीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ, फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास जो है एक्टिव साइट्स हैं। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, इस किस्म का। अब इस ग्राफ को हम समझेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या होगा कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ जो है प्लॉट किया, और ग्राफ आया हमारा इस किस्म का। इनिशियली क्या होगा कि लीनियर ग्राफ आएगा यहाँ तक, उसके बाद जो है कर्व जो है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करने लगेगा, और उसके बाद जो है कर्व एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि इनिशियली हम ये मान के चलें कि एड्जॉर्बेंट पे सारी साइड्स वेकेंट्स थी, ये एड्जॉर्बेंट हमने ले लिया, ऑल साइड्स, अगर इस पे 10 साइड्स हैं तो ऑल साइड्स क्या है, वेकेंट है। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा कि ये जो गैशियस पार्टिकल जो है ये इस साइड पे आके बैठेंगे, सारी की सारी साइड्स क्या है, वेकेंट। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए जो है हमारा जो ग्राफ जो बनता है वो यहाँ तक लीनियर ग्राफ बनता है, यहाँ तक लीनियर ग्राफ बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जब कुछ साइड्स जो हैं ऑक्यूपाई होगी, मीन्स 7 साइड्स जो हैं, 7 साइड्स पे आके जो है
एड्जॉर्ब पार्टिकल, गैशियस पार्टिकल आके बैठ के, जब 7 साइड्स पे आके बैठ के तो डिसॉर्प्शन भी शुरू हो गया। इनिशियली जब ऑल साइड्स वेकेंट थी तो डिसॉर्प्शन क्या था, डिसॉर्प्शन 0 था, क्योंकि जब साइड्स पे कोई पार्टिकल्स बैठे ही नहीं तो डिसॉर्ब तो होने वाली कोई बात ही नहीं। तो डिसॉर्प्शन किसका होगा, जो साइड्स पे आके, जो सरफेस पे आके पार्टिकल चिपके होंगे वही तो निकलेंगे ना। जब चिपके ही नहीं तो निकलेगा क्या वहाँ से, कुछ भी नहीं, कोई भी पार्टिकल्स की डिसॉर्प्शन नहीं होगी। तो डिसॉर्प्शन क्या था, 0। इसीलिए ग्राफ क्या था, लीनियर। उसके बाद अगर साइड्स भरने शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता साइड्स भरने शुरू हो गए, अगर साइड्स जो है भर गए तो इसका मतलब कि डिसॉर्प्शन भी होगा। अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिर डिसॉर्प्शन भी होगा। तो इसलिए जो है हमारा ग्राफ यहाँ पे क्या आ जाता है, थोड़ा डिक्रीज कर लेता है। इस पोर्शन में ग्राफ जो है डिक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। इसे कैसे समझेंगे हम, इस कंडीशन में क्या होगा, जब सारी 10 साइड्स जो हैं, ऑल 10 साइड्स जो हैं फिल्ड हो जाएंगी, जब सारी 10 साइड्स जो है फील्ड हो जाएंगी तो हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कोई भी एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, नेट एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर 2 पार्टिकल डिसॉर्ब हो रहे तो 2 पार्टिकल वहां पे आके एड्जॉर्ब भी होंगे। तो नेट एड्जॉर्प्शन क्या होगी, नेट एड्जॉर्प्शन क्या होगा हमारे पास, नेट एड्जॉर्प्शन क्या होगा, 0, क्योंकि सारी साइड्स फिल, डिसॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर 2 पार्टिकल्स वहां से चले गए, 2 उसकी जगह पे आ गए तो नेट एड्जॉर्प्शन 0, एड्जॉर्प्शन जो है नहीं बढ़ने वाला। इसलिए जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। इसे हम देखते हैं एट लो प्रेशर पे। अब कंडीशनें तो 3 है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, प्रेशर लो है, इस पोर्शन में यहाँ तक प्रेशर लो है, यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर इंटरमीडिएट है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, इंटरमीडिएट। अब हम तीनों कंडीशनें देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब कहीं पूछेगा तो सीधा ही नहीं पूछेगा कि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलती है। ऐसे बोलेगा कि एट लो प्रेशर पे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो इक्वेशन है वो कैसी है, या हाई प्रेशर पे कैसी है, या इंटरमीडिएट या क्या बोलते हैं इसे, मॉडरेट प्रेशर पे कैसी इक्वेशन बनती है। तो एट लो प्रेशर पे क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, प्रेशर के एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के हमारे पास कांस्टेंट है और पी। एट लो प्रेशर इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट लो प्रेशर पे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स कौन सा ऑर्डर जो है, कौन सा काइनेटिक ऑर्डर जो है फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एट लो प्रेशर पे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होता है कि वो रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, एक रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पे P की पावर क्या हो जाएगी, 1। P की पावर 1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो एनीथिंग रेज टू पावर 1 क्या होगा, उसके ही बराबर होगा। जैसे 3 रेज टू पावर 1 तो ये क्या होगा, 3 होगा। तो P रेज टू पावर 1 क्या होगा हमारे पास, P। तो एट लो प्रेशर पे कौन सा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। एट हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, हमने पहले ही देखा एट हाई प्रेशर के केस में। एट हाई प्रेशर पे हमने क्या देखा कि ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो मीन्स हम जितना भी प्रेशर जो है इंक्रीज करें तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फॉलो कर रहा है। तो एक्स अपॉन एम, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, मीन्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और एट हाई प्रेशर पे इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि प्रेशर जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 क्या हो जाएगा 0। तो x अपॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी k, मीन्स k क्या हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी प्रेशर पे। जब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। और वो रिएक्शन जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे भी वही शो कर रहा है कि at हाई प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा किसके बराबर होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अब हम दो केस हमने देख लिए, एट लो प्रेशर और एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट केस हम देखते हैं एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर या इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इस केस में क्या होगा, एक्स अपॉन एम की वैल्यू क्या होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 अपॉन एन। ये जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। अब ये ऐसा ये ग्राफ था जो हमने एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। ग्राफ कैसा था, इनिशियली लीनियर, उसके बाद डिक्रीज होता गया, फिर जो है एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ गया। यहाँ इस पोर्शन तक क्या था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये इंटरमीडिएट जो प्रेशर था, और ये हाई प्रेशर पे क्या था, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स था। यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है हाई प्रेशर पे। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा कि ऑर्डर लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 0 के बीच में, मीन्स फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर को हमने किससे लिखा, 1 अपॉन एन। एट दिस प्रेशर द ऑर्डर लाइज बिटवीन 1 एंड 0, क्योंकि लो प्रेशर पे क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और हाई पे क्या है 0। तो इंटरमीडिएट में क्या होगा कि ऑर्डर क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। और के और एन जो है हमारे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, के और एन क्या है, कॉन्स्टेंट्स, whose value depends upon the nature of adsorbate and adsorbent। के और एन कॉन्स्टेंट्स और वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, इनकी नेचर ऑफ एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। और वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एन क्या है, ये हमने अभी देखी कि ये जो है x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1 अपॉन एन। तो ये 1 अपॉन एन क्या है हमारे पास, लो प्रेशर पे 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो प्रेशर पे 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और हाई प्रेशर पे 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या हो रही है 0। और इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो है ये वैल्यू क्या बन रही है 1 और 0 के बीच में। तो वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एन क्या होगा, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये दे देगा आइसोथर्म और बोलेगा कि 1 अपॉन एन की वैल्यू जो है कहाँ से किसके बीच लाई करती है। वो हमने पढ़ा और जब पूछेगा तो हम इंशाल्लाह कर भी सकते हैं। ये जो है एक्स अपॉन एम, ये हमने पढ़ी, एक्स अपॉन एम के इंटू पी की पावर 1 अपॉन एन, ये है हमारे पास फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन। अगर हम लॉग ले लें तो लॉग जब बोथ साइड ले लेंगे हम तो लॉग एक्स अपॉन एम आ जाएगा, लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी। ये भी इक्वेशन है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉग। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि भाई बोलो कौन सी है, फ्रेंडलिच है, लैंगमेयर है, बेट है, कुछ और दे देगा। तो ये है हमारी फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन जब हमने लॉग ले लिया और अगर हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पहले कंडीशन में हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था, आइसोथर्म प्लॉट की थी, वो था एक्स अपॉन एम वर्सेस प्रेशर के। अब हमने लॉग ले लिया तो अब हम लॉग एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी के बीच ग्राफ बनाएंगे। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, क्या है, लॉग एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी। और हमें पता है इक्वेशन लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस
1/n log p। हम इसके और log p के बीच में जो है ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू mx, ये mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन कर्व। ये इक्वेशन तो वैसे नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए नई सी होगी, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और खासकर मैथ बैकग्राउंड के हैं उन्हें तो अच्छे से पता है कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं log x/m, यहाँ पे हम ले रहे हैं log p। ग्राफ कैसे बनेगा, ये log k जो है इंटरसेप्ट है, log k क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास स्लोप है, m क्या है हमारे पास स्लोप, c क्या है हमारे पास इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट यहाँ ऊपर के लिए बनेगा, अगर नेगेटिव होता तो इंटरसेप्ट नीचे के लिए बनता। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऐसे। और स्लोप भी क्या है, स्लोप भी पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे आएगी, अगर स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप के लिए। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसे आएगी, अगर स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप भी पॉजिटिव है तो लाइन कैसे आएगी, ये। और ये स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास 1/n। या इक्वेशन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसमें स्लोप की वैल्यू क्या है। तो स्लोप क्या है 1/n, और इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास log k। ये जो है ये ग्राफ है, ये जो हमने पढ़ा। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन केस ऑफ सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन की केस की बात करें तो सोल्यूशन के केस में कुछ नहीं है, सिर्फ टर्म प्रेशर को हमने रिप्लेस करना है C के साथ। C क्या है, कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर 1/n, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के k लगा देंगे हम, k इंटू C की पावर 1/n। ये केस है सोल्यूशन के केस। लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की कुछ लिमिटेशंस हम देखेंगे। इसके लिए क्या लिमिटेशंस है, एक तो प्योरली एम्पिरिकल है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है। और इज वैलिड ओवर ए सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर ओनली, एंड दिस इक्वेशन फेल्स एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जो है ये इक्वेशन फेल हो जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर पे सैचुरेशन प्रेशर अटेन हो जाता है। और वहाँ पे जितना भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि कहा था क्या कि प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसे आ जाती है कि प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए लो प्रेशर पे जो है ये इक्वेशन जो है वैलिड है, हाई प्रेशर पे ये इक्वेशन फेल हो जाती है। और वैल्यू ऑफ के और एन हमने क्या बोला था, फ्रेंडलिच ने बोला था कि वैल्यू ऑफ के और एन डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मोनोलेयर के फॉर्मेशन को बताती है या मल्टीलेयर। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मोनोलेयर फॉर्मेशन, मींस मोनोलेयर भी बन सकती है, मल्टीलेयर भी। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, मोनोलेयर के लिए भी और मल्टीलेयर के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं हम लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमियर ने जो है जो शॉर्टकमिंग्स लिमिटेशंस आई फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, उनको दूर करने के लिए लैंगमियर ने जो है एक आइसोथर्म थी, लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके कुछ हम एजम्पशन देख लेंगे। एजम्पशन क्या है, इसे एजम्पशंस ऑफ लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसो। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो है, ये कंडीशन इसने ली। क्या कंडीशन ली कि एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑन सॉलिड सरफेस, गैस के मॉलिक्यूल और एड्जॉर्बेंट हमारा सॉलिड होगा। ए सॉलिड सरफेस हैड फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, मीन्स अगर ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है तो इसमें फिक्स नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हमारे पास होंगी, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स नहीं होंगी। और ऑल द साइट्स, जो भी साइट्स हैं हमारे पास वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी, मीन्स इन टर्म्स ऑफ शेप, ज्योमेट्री, साइज वगैरह जो है उन सब का क्या होगा, सेम होगा। और सरफेस क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म। और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा,
जब ये गैस पार्टिकल जो है इस साइड पे आके बैठेगा, जितना हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मीन्स एक्स अमाउंट ऑफ हीट जो है अगर वहाँ से निकलेगी, तो ये वाला पार्टिकल अगर इस साइड पे आके बैठेगा तो वहाँ से भी एक्स एड्सॉर्प्शन हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है निकलेगी। मीन्स डेल्टा एच इज सेम फॉर ऑल साइड्स, क्योंकि इसने कहा कि ऑल एड्सॉर्प्शन साइड्स जो हैं क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट है। Adsorption of gaseous particle is independent of whether the adjacent sites are occupied or not. ये गैशियस पार्टिकल जो एड्जॉर्ब हो रहे, कोई गैशियस पार्टिकल आके यहाँ बैठ गया, तो ये जो दूसरा गैशियस पार्टिकल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ वाली साइड जो है खाली है या ऑक्युपाई है, उससे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। देयर इज़ नो इंट्रैक्शन ऑफ एड्जॉर्बेट गैशियस मॉलिक्यूल, जो गैशियस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो गए, जो गैशियस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो गए हैं, इनके बीच में नो इंट्रैक्शन, नो इंट्रैक्शन, इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ना रिपल्सिव फोर्स है ना अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी इसकी एग्जम्पशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज ओनली मोनोलेयर फॉर्मेशन, सिर्फ मोनोलेयर फॉर्मेशन होगी किस केस में, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन के केस में। मे भी दे दे कि बोलो भाई मोनोलेयर फॉर्मेशन जो है वो कौन सी आइसोथर्म जो है एक्सप्लेन करती है, तो लैंगमियर आइसोथर्म जो है एक्सप्लेन करती है। तो मोनोलेयर का क्या मतलब है, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन में मोनोलेयर बनती है क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनते होते हैं। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन को कौन सी आइसोथर्म बताती है, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और 8वां पोस्टुलेट्स क्या है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन गैशियस मॉलिक्यूल्स और एड्सॉर्ब गैशियस मॉलिक्यूल्स। ये गैशियस फ्री गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं और ये एड्सॉर्ब गैशियस मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच जो है हमेशा क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। लैंगमियर इक्वेशन देख लेते हैं हम, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी है, इम्पॉर्टेंट है। लैंगमियर इक्वेशन क्या बोलता है कि थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, ये है लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन। थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज सरफेस कवरेज, थीटा क्या है हमारे पास, सरफेस कवरेज। और सरफेस कवरेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कवर्ड, टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, मीन्स थीटा क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कवर्ड। अगर टोटल साइड्स हमारे पास 10 हैं तो साइड्स कवर्ड हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कवर्ड 7 हैं और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हमारे पास 10। तो सरफेस कवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास 0.7। सरफेस कवरेज वही है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन इसने थी कि थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, ये वैलिड है सिर्फ मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, वो गैसेस जो सिंगल एटम की गैसेस हैं उनके लिए, डाईएटॉमिक ट्राईएटॉमिक वाली गैसेस के लिए नहीं। और इसमें जो है केस 1, इसमें भी हमने वैसे ही केस देखने हैं, एट लो प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर और एट हाई प्रेशर। एट लो प्रेशर की जब हम बात करें, जब प्रेशर जो है बहुत कम है, जब प्रेशर बहुत कम है तो के पी की वैल्यू जो है ये बहुत छोटी हो जाएगी 1 से। एट लो प्रेशर के पी की वैल्यू जो है बहुत कम हो जाएगी 1 से, तो हम 1 प्लस के पी को क्या मान के चलेंगे, 1। ये जो इक्वेशन है लैंगमियर की, के पी अपॉन 1 प्लस के पी, एट लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या है कम, मीन्स के और पी की वैल्यू क्या है बहुत कम। अगर पी की वैल्यू जो है बहुत कम है तो के पी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा 1 से तो हम इसे 1 मान के चलेंगे, इसे हम 1 मान के चलेंगे। जब हम इसकी जगह 1 हमने पुट किया, हमने थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, तो हमने इसकी जगह क्या है 1 मान के अगर हम चले तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, के पी 1 प्लस के पी क्या हो जाएगा हमारे पास
1, तो के पी अपॉन वन, के पी अपॉन वन आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू के पी, मीन्स यहाँ से भी वही निकल रहा है जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स से निकला था कि थीटा इज इक्वल टू के पी। तो इसका क्या मतलब है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर वन, पी की पावर वन। तो पी की पावर वन का क्या मतलब है कि एट लो प्रेशर पे लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये वाला पोर्शन समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, इसी को बैक करके कि पी प्रेशर जो एट लो प्रेशर पे के पी को जो है हम के पी बहुत छोटा है वन से, इसलिए वन प्लस के पी को हम वन मान के चलेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम देखेंगे एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर की अगर हम की बात है तो के पी की पावर जो है, के पी की पावर जो है, के पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, वन से। तो हम वन प्लस के पी को क्या मान के चलेंगे, के पी, क्योंकि वन जो है बहुत छोटा है इसके मुकाबले में। तो वन प्लस के पी इक्विलेंट किसके आ जाएगा, के पी। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, के पी अपॉन के पी। तो के पी अपॉन के पी मीन्स यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, वन। वन क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है। तो थीटा क्या आ जाएगा, सरफेस कवरेज किसके बराबर आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू वन, या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो क्या होगा, वन। मीन्स ये प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, कहाँ पे, हाई प्रेशर की कंडीशन में। और वो हमने देखा भी था, ये जो ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ ऐसे बना था, तो इस हाई प्रेशर पे हम अगर और भी प्रेशर अप्लाई, अगर हम प्रेशर यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होने वाली नहीं है, एड्जॉर्प्शन के रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स एड्जॉर्प्शन जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी प्रेशर के, वही इस रिलेशन से आया। थीटा सरफेस कवरेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं कि एट हाई प्रेशर पे लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हम देखेंगे एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर। हाई प्रेशर पे क्या है, जीरो ऑर्डर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। ये हमने देखा सरफेस कवरेज, ये लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है, थीटा वर्सेस प्रेशर पे। आइसोथर्म है तभी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये वाला पोर्शन जो है लो प्रेशर का, लो प्रेशर पे ऑर्डर क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मीन्स या इस प्रेशर के बाद हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एड्जॉर्प्शन होने वाली नहीं है, इसलिए हाई प्रेशर पे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी किसके, प्रेशर के। और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर, इंटरमीडिएट प्रेशर पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये देख लेना क्या है कि सरफेस कवरेज और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया है, ये तीन हमारे पास कर्व आए, K1 K2 और K3। इसके इन K1 K2 और K3 के बीच में हमने रिलेशन देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, इस टाइप का अगर कभी भी ग्राफ आ जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ से एक लाइन खींच लेनी ऊपर के लिए, ठीक है। और अब कंपेयर करो, थीटा क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे, और यहाँ पे भी। अब देखो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ है, K3 पे। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, ये है ना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मीन्स गैस सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब किस वैल्यू पे हुई है, यहाँ इस थीटा की वैल्यू पे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K3 को। मीन्स K3 बड़ा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, ये K2, उससे छोटा क्या होगा, K1, ठीक है। ये ऐसे ऑर्डर आएगा। फॉर डायटोमिक गैशियस मॉलिक्यूल्स, जो हमने इक्वेशन पहले पढ़ी, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन वन प्लस के पी,
ये थी मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए वैलिड नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे डायटॉमिक गैस के लिए। डायटॉमिक गैस मीन्स एटम के गैसेस कितने, 2 एटम्स ए और ए, और ये क्या है हमारे पास, A2 मीन्स डायटॉमिक गैशियस मॉलिक्यूल है। तो ये डायटॉमिक गैस है। तो डायटॉमिक गैस जो है एड्जॉर्ब 2 मैकेनिज्म से होगी, एक नॉन डिसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। अब नॉन डिसोसिएटिव क्या होगा हमारे पास, जो नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो गैस डायटॉमिक गैस जो थी हमारे पास A2, वो सीधी आएगी और एड्जॉर्ब होगी एड्जॉर्बेंट पे। नॉन डिसोसिएट मीन्स वो ब्रेक नहीं होगी। ये जो है, ये जो A2 ये गैस का मॉलिक्यूल था, ये एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। किस केस में, नॉन डिसोसिएटिव के केस में। ये ऐसे के ऐसा आके जो है एड्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब ये ऐसा के ऐसा आके जो है एड्जॉर्ब हो रहा है, तो इसमें और मोनोएटॉमिक में मोनोएटॉमिक में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए इस केस में जो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी हमारी, वही मोनोएटॉमिक वाली, थीटा इज इक्वल टू KP अपॉन 1 प्लस KP। लेकिन इन केस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म मीन्स ये जो गैस आई है, ये जो डायटॉमिक गैस है हमारे पास A2 टाइप की जो गैस है, ये पहले ब्रेक होगी एटम्स में, 2 एटम्स बन जाएंगे। उसके बाद ये आके जो है एड्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे एड्जॉर्बेंट पे। तो इस केस में लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी ये, थीटा इज इक्वल टू KP 1/2 1 प्लस KP की पावर 1/2, ये बनेगी। और इन जनरल अगर हम बात करें कि ट्राई एटॉमिक अगर है कि 3 एटम्स हैं, तो क्या होगा कि ये 3 एटम्स पहले, ये एक मॉलिक्यूल है, ये पहले एटम्स में इनके बीच के बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये आके जो एड्जॉर्ब होंगे हमारी एड्जॉर्प्शन साइट्स पे। तो इस कंडीशन में ट्राई एटॉमिक हो या एन एटॉमिक हो, मे बी एन भी हो सकता है, ट्राई हो या 4 एटॉमिक की तो है नहीं, लेकिन ट्राई, तो हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, KP की पावर 1/n अपॉन 1 प्लस KP की पावर 1/n। ये जनरल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, 1/n। ये जनरल इक्वेशन अगर हमें याद हो, तो अगर हम मोनोटॉमिक की बात करें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो KP अपॉन 1 प्लस KP आ जाएगा। और अगर डायटॉमिक की बात करें तो n की पावर क्या आ जाएगी, 2, जो कि यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा KP की पावर 1/2 और 1 प्लस KP की पावर 1/2। और ट्राई एटॉमिक की होगी तो क्या होगा, KP की पावर 1/n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। तो क्या बन जाएगा ये, KP की पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस KP की पावर 1/3। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लैंगमियर वॉल्यूम क्या होता है, छोटी सी टर्म है, देख लेते हैं। लैंगमियर वॉल्यूम क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एब्जॉर्ब एट ए हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो सकता है उसे हम बोलते हैं लैंगमियर वॉल्यूम। और लैंगमियर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लैंगमियर वॉल्यूम इज एब्जॉर्ब। वो प्रेशर, लैंगमियर प्रेशर वो प्रेशर जहाँ पे जो मैक्सिमम गैस एब्जॉर्ब हुई थी उसका हाफ जहाँ पे आएगा वो होगा हमारा लैंगमियर प्रेशर। और लिमिटेशंस क्या थी इसमें, ये हमने पहले ही पढ़ा, ओनली वैलिड फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन,
क्योंकि इसमें मोनोलेयर बनती है और सिर्फ एक्सप्लेन करता है मोनोलेयर फॉर्मेशन को। वेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इट एक्सप्लेन मल्टी लेयर फॉर्मेशन, ये एक्सप्लेन करता है मल्टी लेयर फॉर्मेशन। इस केस में क्या बनता है हमारा, इस केस में क्या बनता है हमारा, मल्टी लेयर फॉर्मेशन बनती है। मीन्स ये अगर सरफेस है तो यहाँ पे मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगी, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल जो है मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगी। और ये ग्राफ कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मे भी आपको ग्राफ दे दे और बोले कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन का ग्राफ कौन सा है, तो इस ग्राफ को समझो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। एक लेयर जो है बनी यहाँ, दूसरे कलर से, एक लेयर जो है बनी यहाँ से यहाँ तक, एक लेयर की फॉर्मेशन हो गई यहाँ से यहाँ तक। जब एक लेयर बन गई तो दूसरी लेयर की फॉर्मेशन, जो ही हम प्रेशर इंक्रीज करें तो दूसरी लेयर की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ तक, फिर तीसरी लेयर की फॉर्मेशन जो है हो रही। इसको हम ऐसे समझें कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रेशर की टर्म में अगर हम देखें तो पहली लेयर की फॉर्मेशन ऐसे होगी, और जो ही सेचुरेशन आने वाला होगा या सारी की सारी साइड्स जो है फिल अप हो जाएंगी, प्रेशर और इंक्रीज करेंगे तो दूसरी लेयर बननी शुरू हो जाएगी। जब सेचुरेशन प्रेशर सारी की सारी साइड्स जो है उसमें फुल हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास तीसरी लेयर बनेगी। तो ये ग्राफ होगा हमारे वेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन कुछ हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम जो है हम इसमें बना सकते हैं। ये हम चारकोल वगैरह जो है यूज़ करके जो जो पहले गैस एडजॉर्ब हुई है तो वो एडजॉर्ब हो जाएंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, गैस स्मोक्स, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस जो है डिफरेंट एडजॉर्बेंट पे डिफरेंट लेवल पे जो है एडजॉर्ब हो जाएंगे तो हम जो है सेपरेशन कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, जैसे हम पानी ले लेते हैं तो हम उसमें चारकोल प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो है चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाएंगी और हमें प्योर वाटर दे देगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। वीडियो को बहुत मेहनत लगती है, आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। ओके, थैंक्स।